हेलो क्लास 7। आज आपका चैप्टर ये पूरा हो जाएगा। इसमें हम पढ़ते हैं आज साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता था। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की जो बस्तियां थी वो उर कहलाती थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी, जो कि सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। यानी जो बस्तियां थी ये बहुत संपन्न हो गई थी, क्योंकि इनके पास सिंचित जमीन थी, पानी लगता था जमीन के अंदर। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहते थे। यानी जो बस्तियां जिसमें सारी सुविधाएं हैं उसको नाडू कहा जाता था। बस्तियों के समूह को नाडू कहते थे। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई काम करते थे। वेल्लाल वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। फिर समझो इस लाइन को। वेल्लाल जाति के जो धनी किसान थे उनको चोल सरकार की देखरेख में, यानी शासन चोल सरकार चोल वंश का था, और नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था, उनका दबदबा था। उनमें से कई धनी, जो पैसे वाले धनी थे, भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान की उपाधि दी थी। ध्यान रखना भी है, मुवेंद वेलन का अर्थ क्या है? 3 राजाओं के यहाँ अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान। दूसरा है भी अरैयार, ये प्रधान होता है। जैसी उपाधि दी गई तो चोल राजाओं ने धनी भूस्वामियों का सम्मान करने के लिए इनको कौन कौन सी उपाधि दी? एक तो मुवेंद वेलन का मतलब है 3 राजाओं के यहाँ अपनी सेवा करता प्रदान करने वाला किसान, और अरैयार का मतलब प्रधान, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंप दिए। तो राजकाज में इम्पोर्टेंट जो पद है वो उनको सौंप दिए गए। अब चोल जो अभिलेख है उसमें भूमि की अलग अलग कोटि हैं, वर्ण, उनका वर्णन देखिए। पहला है भी वेल्लन वगाई। ये किसको दी जाती है जमीन? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेल्लन वगाई जो ब्राह्मण नहीं है उस किसान की भूमि है ये। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। साला भोग ये विद्यालय के लिए जमीन जो दी जाती है उसको साला भोग कहते हैं। देवदान तिरुन मट्टू ककनी, ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है। और पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दी गई जो भूमि है उसको पल्ली चंदन कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छी तरह सबको पढ़ना है और समझना है। फिर है, हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय पर भूमि अनुदान के रूप में मिलती रहती थी, और परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिणी भारत के दूसरे हिस्सों पर ढेरों ब्राह्मणों की जो बस्तियां थी वो अस्तित्व में आई थी। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख, ब्रह्मदेय कौन होता है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, इनकी जो देखरेख जिम्मेवारी थी वो ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा करती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्माण शिलालेखों में प्राय मंदिरों में पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार यानी क्रम वाइज दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ को नगरम कहते थे, भी अक्सर शहरों और प्रशासनिक कार्य में योगदान देते थे। तो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में
तमिलनाडु का चिंगलपुर जिला है, उसमें उत्तर मेरू से प्राप्त जो अभिलेख मिले हैं, तमिलनाडु के चिंगलपेट जिला है, उत्तर मेरू ये स्थान है, वहाँ से अभिलेख मिले हैं। उसमें इस बात का वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर आदि की देखरेख के लिए सभा में अलग अलग समिति होती थी। इनकी सदस्यता के लिए जो योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। यानी जो भी योग्य होते थे उन सभी के नाम तालपत्र, एक बर्तन है, उसके टिकटों पर लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में इनको रख दिया जाता था। और किसी एक छोटे लड़के को समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो इस प्रकार से चुनाव करते थे। फिर है अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशन थी, वो देखो क्या है। सभा की सदस्यता के लिए जो इच्छुक लोग हैं उसे भूमि का स्वामी होना चाहिए, और ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। पहली कंडीशन है, जो भी इस सभा का सदस्य बनना चाहता है उसके लिए जमीन का मालिक होना चाहिए और उस जमीन पर राजस्व दिया जाता हो। दूसरा, उसके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उसे प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 साल से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह आगे और सदस्य समिति का नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये है इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ था वो मैंने करवा दिया है। और यहाँ पर ये कुछ नहीं है अभी इसके अंदर, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो पूरा होता है। और ये एक और पढ़ लेते हैं, अभी लास्ट में है तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ था जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी, जहां पर तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई लोग आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। यानी तांग साम्राज्य में जो अफसर होते थे, बड़े अफसर, प्रशासनिक अफसर, उनकी परीक्षा ली जाती थी, तब उनको नियुक्त किया जाता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक चलती रही थी। तो ये इसकी प्रशासनिक व्यवस्था दिखाई है अभी तांग वंश के, जो कि 7वीं से 10वीं शताब्दी तक थी और 1911 तक चली है। तो आपका चैप्टर पूरा हो गया सेकंड, और आगे कल इसके पर्सन देखते हैं। थैंक्स।